कंप्लीट कोर्स वाली जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके थे उसे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। डे 6 आज रहने वाला है। उससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे कंप्लीट कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और आज जब मैं ये डे 6 की वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है वीडियो को भी आप लेट देख रहे हो तो और भी वीडियोस ऐड हो गई होंगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर चेक कर लेना, वहां पर आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो जो भी मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ उसका टेस्ट भी आपको पता है एप्लीकेशन में होता रहता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। अभी आपको पता है कि 2-3 दिन के गैप के बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मैं टेस्ट भी नहीं अपलोड कर पाया था लास्ट 1-2 दिनों के, ना ही वीडियो अपलोड कर पाया था। लेकिन हाँ, अब आज से दोबारा से काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो टेस्ट जो पेंडिंग है वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो हो गया ज्यादा टाइम वेस्ट, अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जो पहला टॉपिक सब्जेक्ट रहने वाला है वो है रीजनिंग वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। और रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक हमने स्टार्ट करा था, जिसके बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक लेवल के क्वेश्चन शॉर्टकट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ आपको मैंने कवर करवा दिए थे। और आपको मैंने कहा था कि कहां पर ट्रिक नहीं लगेगी वो आने वाले टाइम पर आपको बताऊंगा। तो देखो, आज आपको मैं थोड़ी अलग सी कैटेगरी करवाने वाला हूँ, है डायरेक्शन सेंस ही, लेकिन वहां पर आपको ट्रिक नहीं लगानी है, वो बेसिक मेथड से करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। जैसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी। अगर ए जो है वो बी के साउथ में, हम भी ऐसे बना के चलेंगे, ठीक है। ए जो है वो साउथ में है बी के, तो हमें पता है ए साउथ में है, लेकिन किसके साउथ में है, बी के साउथ में है। तो बी अगर ऊपर होगा तभी तो ए नीचे आएगा, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शंस के बारे में, ये नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट और ईस्ट, है ना। हमें कहा था कि पॉइंट ए साउथ में है, किसके साउथ में, बी के साउथ में है। तो अगर बी यहां पर होगा तभी तो ए नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ए को नीचे की तरफ ही आना है, साउथ साइड नीचे की तरफ आती है। फिर कहा था इफ ए इज टू साउथ ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी के साउथ में है। फिर कहा है C इज टू द ईस्ट ऑफ B, C कहां पर है, B के ईस्ट में है। अब मुझे पता है कि डायरेक्शंस के बारे में, इसको मैं अगर साइड कर दूं तो मुझे पता है E तो उस तरफ आता है, ईस्ट तो उस तरफ आता है, और यहाँ पे कहा हुआ है C ईस्ट साइड में है, तो मैंने C ईस्टर्न साइड में बना दिया। B के हिसाब से ईस्ट उस साइड आएगा, तो ईस्ट उस साइड और C पॉइंट मैंने इस साइड बना दिया। फिर कहा था इन विच डायरेक्शन इज A विद रिस्पेक्ट टू C, A बताओ C के हिसाब से कहां पर है। तो मुझे बताओ सी के हिसाब से बताना है ए कहां पर है, तो सी तो यहां पर है ना, यहां पर है सी, तो ए यहाँ कहीं बीच में कहीं पर आ रहा है, ना ही वो यहां पर है ना ही यहां पर है। तो आपको पता है डायरेक्शन साउथ होती है और ये वेस्ट होती है, तो ए जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये आपका कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। बाकी अगर आपको अभी कंफ्यूजन है तो टेंशन मत, तो भी और क्वेश्चन करेंगे, वहां से और क्लियर होता जाएगा। इस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, इसको आप ट्राई करो। जो पहली बार कर रहे हैं मैं आपको कवर करवा देता हूँ कैसे क्वेश्चन को करना है। डायरेक्शन तो यहाँ पे साइड में बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इतनी डायरेक्शन आपको पता अगर आपने लास्ट की वीडियो देखी है। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, कहा है ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। ए कहां पर है, 40 मीटर साउथ वेस्ट, लेकिन किसके, बी के है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा था पहले वो पॉइंट आप बना दिया करो कहीं पर भी। मैंने ये पॉइंट बी बना दिया क्योंकि इसके हिसाब से देखना है। अब कहा था कि ए जो है वो 40 मीटर साउथ वेस्ट है बी के। बी का मुझे साउथ वेस्ट बता दो कहां पर हो जाएगा, बी का साउथ इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, तो साउथ वेस्ट यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, तो साउथ वेस्ट यहाँ पर आ रहा है। तो कहा था कि ए जो है वो 40 मीटर साउथ वेस्ट है बी के, तो मैंने ए क्या बना दिया, बी के 40 मीटर साउथ वेस्ट, है ना ही साउथ बनाया ना ही वेस्ट बनाया, साउथ वेस्ट बना दिया। आपको भी ऐसे ही करना है। फिर कहा है सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी। सी कहां पर है, बी के साउथ ईस्ट में, तो बी का साउथ ही है, ईस्ट ही है, तो साउथ ईस्ट यहां कहीं पर आ रहा होगा, और सेम है 40 मीटर है, तो जितना मैंने ये बनाया उतने मैंने ये भी बना दिया। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है, ठीक है। फिर कहता है कि देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। सी कहां पर है, सी इज इन विच डायरेक्शन, सी कौन सी डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के हिसाब से। आपको ये नहीं गलती कहां पर हो जाती है, आप बोलते हो कि ए की डायरेक्शन बता देते हो, ए की डायरेक्शन नहीं पूछी है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। सी इज इन विच डायरेक्शन, सी कौन सी डायरेक्शन में है, तो सी के बारे में पूछा है कि सी कौन सी डायरेक्शन में है, ए के हिसाब से। तो ए के हिसाब से सी तो उस तरफ है,
तो उस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट होती है। तो इसका मतलब सी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, और ईस्ट आपको कहां पर देखने को मिल रहा था, आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक रिलेटेड क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, इसको भी ट्राई करना है। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना है। पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बी जो है वो 3 मीटर नॉर्थ में आता है ए के। पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। ये सारी डिटेल्स आपको कवर करते जाना, तो हम स्टेप बाय स्टेप कवर करना स्टार्ट करते हैं ना। ये डायरेक्शंस बेसिक आपको पता होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा बहुत मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो ये क्वेश्चन समझ लो और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से समझना। पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बी नॉर्थ में किसके, ए के। तो मैं पहले ए पॉइंट बना देता हूं, ये मैंने बना दिया ए पॉइंट। फिर कहा कि पॉइंट बी नॉर्थ में था, तो यानी कि नॉर्थ में तो इसका मतलब ऊपर की तरफ होगा, तो पॉइंट बी मैंने ऊपर की तरफ बना दिया। तो पॉइंट बी कहां पर है, 3 मीटर नॉर्थ में है, तो मैंने पॉइंट बी बना दिया 3 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, पॉइंट बी 3 मीटर नॉर्थ में बना दिया ए के। फिर कहता है कि पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट सी कहां पर है, 3 मीटर वेस्ट है, लेकिन किसके, बी के। अब बी का वेस्ट साइड इस साइड, वेस्ट इस साइड होता है, तो 3 मीटर मुझे इस तरफ भी आना पड़ेगा। तो मैं 3 मीटर यहां पर भी आ गया, लेकिन कौन सा पॉइंट था ये सी पॉइंट था। समझ आ रहा है। और क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद लिखा है पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट डी साउथ में, लेकिन किसके, सी के। तो सी का साउथ मतलब नीचे की तरफ, और कितना कितना मीटर है, 5 मीटर है ना, जो 3 मीटर से थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा ज्यादा बना दिया, ये हो गया 5 मीटर। ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। अगर ये 3 मीटर सेम लेंथ बनानी है, ये 5 मीटर लेंथ बड़ी बना देनी है। उसके बाद क्या बोला है, पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट ई कहां पर है, ईस्ट में है डी के। तो ईस्ट साइड कहां पर होता है, उस साइड। तो डी के इस साइड जाना है, लेकिन कितना मीटर, 7 मीटर। ये 3 मीटर था ना, तो इससे ज्यादा जाना पड़ेगा। तो ये 7 मीटर आ गया, ये मेरे पास पॉइंट ई आ चुका है। अब लास्ट में क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट ई। यानी कि पॉइंट ई कौन सी डायरेक्शन में है, विद रेफरेंस टू पॉइंट बी। पॉइंट बी के हिसाब से बताना है, बस ये लास्ट लाइन में मिस्टेक नहीं करनी है। आपसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट ई। पॉइंट ई कौन सी डायरेक्शन में, आपको ई की डायरेक्शन बतानी है, लेकिन किसके हिसाब से, किसके रेफरेंस में, किसके रिस्पेक्ट में, बी के हिसाब से आपको बतानी है। समझ गए हो। तो अब मुझे बताओ, ये बी पॉइंट है, बी के लिए साउथ है, साउथ में है नहीं। ये ईस्ट है, ईस्ट में भी है नहीं। तो साउथ और ईस्ट के बीच में कहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब पॉइंट ई जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। कंसेप्ट समझ आ रहा है। अगर आपको पॉइंट ई पूछता है डी के हिसाब से, आप बोलते ईस्ट में है, लेकिन उसने बी के हिसाब से पूछा, तो ना ये साउथ है ना ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। अब आपके दिमाग में हो सकता है मुझसे पूछ लेता है कि कितनी दूरी पर है, तो आपको वही यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। आप इसको इस तरह से एक्सटेंड कर लेते, आपको पता है ये पूरा 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा। और ये लेंथ भी आपको पता होगी, ये पूरी 7 मीटर की थी, इतनी 3 मीटर है। ये सारा हटा दो, ये कितनी बच जाएगी, 4 मीटर बच जाएगी। तो ये भी आपके आप ये भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाया था ऐसे आपको, तो वही तरीका आपको यहाँ पर लगाना था। और इसी के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूं अभी थोड़ी सी क्लैरिटी आपको यहाँ पर और आ रही होगी कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। अभी जैसे कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, वो कैसे कवर करना है। बाकी प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पर जाके और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, आप इसे एक बार देखो, समझो और ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। मैं तब तक करवाता हूं आपको। देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। और कैसे बैंकिंग जैसे एग्जाम की तैयारी करते तो एक स्टेटमेंट होते, स्टेटमेंट के बेसिस पर 4-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते। तो कंसेप्ट एक ही बार डायग्राम बनानी है, लेकिन एक बार अगर डायग्राम गलत बन गई तो 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एक बार डायग्राम सही बन गई तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट सबसे जरूरी है इन क्वेश्चंस में। कहा जा रहा है पॉइंट बी इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बी कहां पर है, 12 मीटर साउथ है ए के। तो मैंने ये ए पॉइंट बना दिया। ए पॉइंट के साउथ में आना है, तो ए पॉइंट के साउथ में मैं आ चुका हूं। और कौन है, बी है।
पॉइंट बी है साउथ में कितना मीटर, 12 मीटर। मैंने ये 12 मीटर बना दिया। उसके बाद बोल रहा है पॉइंट सी इज 24 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट सी कहां पर है, 24 मीटर ईस्ट में है। तो ईस्ट मतलब उस तरफ है, तो पॉइंट सी जो है वो 24 मीटर ईस्ट में आ गया, है ना। ये पॉइंट सी मेरे पास आ गया। उसके बाद और क्या कहा गया है, पॉइंट डी जो है वो साउथ में है सी के साउथ में, मतलब नीचे आना पड़ेगा। और कितना मीटर जाना है, 8 मीटर। तो ये 8 मीटर में आ गया और ये पॉइंट डी मेरे पास आ गया। ठीक है, थोड़ी छोटी बना देना क्योंकि 24 मीटर इतनी बड़ी, तो 8 मीटर थोड़ी छोटी बनानी पड़ेगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, पॉइंट डी की बात करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट डी साउथ में था। फिर ये भी कहता है कि पॉइंट डी इज 12 ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट डी जो है वो 12 मीटर ईस्ट भी है ई के। तो पॉइंट डी जो है वो ईस्ट के, पॉइंट डी जो है वो ईस्ट में भी है। किसके ईस्ट में है, यहां पर कहा गया था कि पॉइंट डी इज 12 ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। तो मैं अगर ये डिस्टेंस 12 मीटर का मान के चलूं, है ना, अगर मैं 12 मीटर का मान के चलूं, तो कहा गया था कि ई के ईस्ट में है। तो अगर मैं ई यहां पर बनाऊंगा तभी तो डी उस साइड जाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन उस साइड होती है। तो कहा था कि जो पॉइंट डी है वो ई के ईस्ट साइड में है, तो ई के ईस्टर्न साइड में मैंने बना दिया। फिर उसके बाद और क्या कहा हुआ है, एंड पॉइंट एफ, और पॉइंट एफ जो है वो 8 मीटर नॉर्थ है ई के। ई के 8 मीटर नॉर्थ मतलब बिल्कुल ये भी 8 मीटर इतनी ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास कौन सा गया, पॉइंट एफ आ गया, 8 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, मैंने वो भी बना दिया। फिर उसके बाद और कुछ है क्या, बस यही है। एक बार डायग्राम को फिर से कवर कर लेते हैं क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पॉइंट बी जो था वो 12 मीटर साउथ था ए के, पॉइंट बी हमने 12 मीटर साउथ बना दिया। फिर पॉइंट सी 24 मीटर ईस्ट था, पॉइंट सी जो है वो 24 मीटर ईस्ट था बी के, हाँ हमने बना दिया। फिर पॉइंट डी को 8 मीटर साउथ ले जाना है, पॉइंट डी को 8 मीटर साउथ ले गए। फिर कहा था कि पॉइंट डी जो ईस्ट के, ई के 12 ईस्ट है, ई के 12 ईस्ट पॉइंट डी आ गया, और एफ जो है नॉर्थ में था 8 मीटर। ये डायग्राम हमारी बन चुकी है। अब इस डायग्राम के बेसिस पे ये हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस बेसिस पे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। इफ अ मैन हैज टू ट्रेवल टू पॉइंट ई फ्रॉम पॉइंट ए, अगर किसी इंसान को ई पॉइंट में जाना है, ई पॉइंट में जाना है कहां से, ए से होते हुए। ठीक है, अगर किसी इंसान को ई पॉइंट पे पहुंचना है लेकिन ए से चल के जाना है, थ्रू दीज पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स को यूज करना है, ए बी सी डी जो भी यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए इन्हीं पॉइंट से निकलना है। लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको कवर करना है, ई में पहुंचना है ए के थ्रू। ऐसे नहीं कि आप ऐसे पहुंचा दोगे, ऐसे नहीं पहुंचाना, क्योंकि इन पॉइंट्स को यूज करते हुए जाना, ये कंडीशन क्लियरली मेंशन करी है। और शॉर्टेस्ट रूट आपको लेना है, तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल ही पास थ्रू फर्स्ट। सबसे पहला पॉइंट कौन सा, सिंपल सी बात है, अगर उसको ई पर जाना है तो ऐसे घूम के जाएगा तो वो तो बड़ा रास्ता बन जाएगा, या ऐसे घूम के जाएगा तो भी बड़ा रास्ता बन जाएगा। तो वो यहाँ से ऐसे घूम के जाएगा ना, मतलब ऐसे ही घूम के जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा आएगा रास्ते में, उसके लिए बी पॉइंट आने वाला है। तो इसका मतलब पॉइंट बी आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा था, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है स्टेटमेंट और डायग्राम सही बन गई तो आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं होने वाले। जैसे इसी स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में होगा, वो भी देखो। यहां पर कहा जा रहा है इफ अ मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ एट पॉइंट सी, अगर सी पॉइंट पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, फिर बताना हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एफ। तो आपको बताना अगर एक आदमी जो है वो नॉर्थ पोजीशन पे खड़ा है तो आपको बताना कि एफ जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से बोला हुआ है हाउ फार कितनी दूरी पे, एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एफ, पॉइंट एफ कहां पर है। तो सी पे अगर बंदा खड़ा है तो एफ तो यहां पर आ रहा है, अगर एफ इस साइड आ रहा है तो सिंपल सी बात है वेस्ट साइड में एफ आ रहा है। और कितना डिस्टेंस आ रहा है आपको पता है, ये पूरा 24 था और इतना यहां से लेके यहां तक 12 था, तो ये भी 12 होगा। तो 12 मीटर वेस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, 12 मीटर वेस्ट आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। और अगर इस क्वेश्चन में ऐसे कहा होता हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू एफ, अगर आपको बोला था कि इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो आपको सी बताना होता है एफ के हिसाब से कहां पर है। तो हम बोलते सी जो है वो ईस्ट साइड में है, डिस्टेंस तब भी 12 मीटर रहना था। तो ये बात बड़े ध्यान से समझनी है
कि आपसे पॉइंट सी का पूछ रहा है या पॉइंट एफ का पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला था हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एफ, एफ के बारे में आपको सिंपल पूछा तो आपको एफ का बताना था। तो ये कहानी भी अगर आपको समझ आ गई है, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, इसको ट्राई करना है। यहां पर कहा गया, इस क्वेश्चन को फिर से वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। पॉइंट P इज 9 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, अगर किसी को दिखने में प्रॉब्लम होती है या क्वालिटी वगैरह कम आ रही है, किसी के कोई डाटा सेवर में यूज कर रहा, तो पॉइंट B जो है वो 9 मीटर ईस्ट में है पॉइंट Q के। पॉइंट R इज 5 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट P। पॉइंट S इज 3 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट R। Point T is 5 meter towards the north of point S. Point V is 7 meter towards the south of point S. तो फिर से स्टेटमेंट पे दो क्वेश्चन बने, पहले स्टेटमेंट की डायग्राम बनाना जरूरी है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपको लगता है ये टॉपिक पर एक वीडियो और आनी चाहिए, तो मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, बस आपने बताना है। क्योंकि कंसेप्ट मेन पर्पस क्या है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ भी आना चाहिए। मैं पढ़ा के सिर्फ निकल जाऊंगा, आपको समझ ना आए तो फिर मेरे पढ़ाने का भी क्या बेनिफिट यहाँ पे रहने वाला है। जो करवा रहा हूँ वो आपको समझ आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी पे बन जाता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे यहाँ पे बात करेंगे, कहा जा रहा है पॉइंट P इज 9 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट P ईस्ट में है, लेकिन किसके ईस्ट में है? Q के ईस्ट में है। तो मैंने यहाँ पे Q पॉइंट बना दिया और पॉइंट P को मुझे ईस्ट में बनाना है। पॉइंट P मैंने यहाँ पे ईस्ट में बना दिया, कितने डिस्टेंस पे? 9 मीटर के डिस्टेंस पे। पॉइंट P आगे ना ईस्टर्न साइड में, तो P बना दिया ईस्टर्न साइड में। फिर कहता है कि पॉइंट R इज 5 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट P। पॉइंट R साउथ में, लेकिन किसके हिसाब से? P के हिसाब से। P के हिसाब से जो है वो R साउथ साइड में है। P के हिसाब से R जो है वो साउथ साइड में, लेकिन कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पर बोलता है पॉइंट S इज 3 मीटर। पॉइंट S जो है वो 3 मीटर है R के वेस्ट में। R के वेस्ट में मुझे 3 मीटर जाना है, तो मैं इतना चला गया। R के जब वेस्ट में मैं 3 मीटर गया तो कौन सा यहाँ पे पॉइंट था? पॉइंट S मुझे यहाँ पर बता रहा था। उसके बाद में अगर आगे चलूंगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है पॉइंट T की बात करेंगे, वो 5 मीटर नॉर्थ है S के। तो 5 मीटर ये, तो इसका मतलब बिल्कुल ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर चला गया। ये कौन सा पॉइंट है? ये मेरे पास पॉइंट है T। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है पॉइंट V इज 7 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट S। पॉइंट V कहां पर है? S के साउथ में है। S का साउथ मतलब नीचे, और S से कितना साउथ जाना है? 7 मीटर जाना है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 7 मीटर का रहने वाला है। और ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट V मेरे पास आ रहा है। तो डायग्राम एक बार बन गई है, एक बार इसको वेरीफाई कंफर्म कर लेते हैं, स्टार्टिंग से कवर करते हैं। पॉइंट P 9 मीटर ईस्ट है। ईस्ट है तो इस साइड आएगा, लेकिन किसके ईस्ट है? Q के ईस्ट है। Q यहां पर होगा तभी तो उसके इधर जाएगा। अगर मैं Q यहां पे बना देता तो Q के हिसाब से वेस्ट साइड में हो जाता। तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है। तो पॉइंट Q मैंने यहां पर बनाया, तभी ईस्ट उस साइड आएगा, और पॉइंट P यहां पर चलेगा। 9 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ था। फिर कहा था पॉइंट R जो है वो 5 मीटर है। पॉइंट R 5 मीटर साउथ है, तो मैंने साउथ में 5 मीटर बना दिया। उसके बाद कहा था S जो है वो 3 मीटर वेस्ट में आता है। S जो है वो 3 मीटर वेस्ट में आ गया, वेस्ट में बना दिया। फिर T के लिए कहा था नॉर्थ में, और V के लिए कहा था साउथ में। डायग्राम कंफर्म है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। अब इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन में चल रहा है इसे समझना है। कहा जा रहा है इफ अ पर्सन वॉक्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी इंसान स्ट्रेट लाइन में वॉक करता है कितनी देरी के लिए? 8 मीटर के लिए। इफ अ पर्सन वॉक्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी इंसान अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है 8 मीटर के लिए, और वो वेस्ट साइड में जा रहा है, लेकिन कहां से? R पॉइंट से। तो R पॉइंट मेरे पास ये है ना, R पॉइंट से वेस्ट साइड मतलब इस तरफ जा रहा है। कितना मीटर? 8 मीटर जाना है। 3 मीटर तो ये था, 5 मीटर लगभग यहां पर कहीं पर आ जाएगा, क्योंकि पूरे 9 मीटर ना, थोड़ा सा कम पॉइंट में बना देता हूं। तो जो पर्सन ट्रैवल कर रहा था R से वेस्ट साइड में 8 मीटर में, वो यहां पर आ चुका है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वुड ही क्रॉस द फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा पॉइंट क्रॉस करेगा? सिंपल सी बात है, S वाले पॉइंट को क्रॉस करेगा। और S आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी स्टेटमेंट पर एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो आपके सामने स्क्रीन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन में कौन से पॉइंट आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में है PRV। PRV स्ट्रेट लाइन में नहीं है। बी में है STQ।
टी तो है ही नहीं है। फिर है पीटीवी, टी तो यहाँ पर है ही नहीं है कहीं पर, है ना, उसके अच्छा पीटीएन, एस टी नहीं, पीटीवी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वीटीआर भी नहीं है, एसवीटी है, एसवीटी स्ट्रेट लाइन में, आपसे वही तो पूछा था। तो ये ऑप्शन नंबर 5 जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करूंगा। अभी इस कैटेगरी के जो कैटेगरी करवाई है ना, अभी ये कैटेगरी के बच्चे वाले क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी अच्छे लेवल एग्जाम की तैयारी करनी है तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो अभी आपको करवाने मैंने, समझ गए हो। जैसे डायरेक्शन सेंस के पहले पार्ट में बेसिक करवाए, अभी आगे क्वेश्चंस आने हैं। वैसे तो आपको ये वाली कैटेगरी कराई है, हालांकि इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में दूंगा जैसे आपको करवाया अभी, लेकिन इसके जो हार्ड लेवल है, इस कैटेगरी जो हार्ड लेवल है वो भी आपके सामने आना है, जो आईबीपीएस जैसे एग्जाम में आता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी करते हो, वहां पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको कवर करवाऊंगा, उससे आपको और क्लैरिटी होगी। लेकिन पहले ये क्वेश्चन आना जरूरी था, इसलिए ये करवाया है। तो आज के रीजनिंग का टॉपिक यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ को समझ आया होगा और आप वीडियो को शेयर भी करोगे। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग से रिस्पॉन्स बिल्कुल कम होता जा रहा है, फिर भी मैं वीडियोस कवर करता जाऊंगा, क्योंकि इस बार कंप्लीट कोर्स का पर्पस है कि कंप्लीट कोर्स करवाना ही करवाना है, वो मैं करवाता जाऊंगा। लेकिन अगर आप वीडियोस को शेयर करते जाओगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती जाएगी। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जो लिंक आपको मिलता है टेस्ट सीरीज का, वो जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। बाद में एक साथ अगर आपको टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे वो डिफिकल्टी बन जाएगी, तो प्राइस भी 99 रुपीज आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर साइंस का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट वाला, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पर आपको बताया था टॉपिक आपको मैं कवर करवा रहा था, और बाद में ऑडियो को इशू हो गए थे, जिस वजह से ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था लास्ट की वीडियो में। आज इसे कंप्लीट करूंगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट आपको स्टार्ट करवाया था, जिसमें प्लेन मिरर का आपको पहले करवाया था, लेकिन प्लेन मिरर में एक एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताया था। फिर रिफ्लेक्शन के सारे बेसिक कंसेप्ट आपको करा दिए थे। रिफ्लेक्शन की टाइप्स होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, वो क्या वो भी कवर करवा दिया था। लेकिन उसका कोई मिरर टिल्ट वाला कंसेप्ट समझा रहा था, ये नहीं समझा पाया था, ऑडियो में इशू आ गया था। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आपको मैंने कहा था कि जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितनी लाइट से इंसिडेंट होगी उतनी ही लाइट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपके एग्जाम में अगर आता है कि लाइट ने रिफ्लेक्ट किया 45 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हुई लाइट, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, आप बोलोगे वो भी 45 डिग्री है। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल से पड़ेगी उतने एंगल से वापस चली जाएगी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ था। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा बनता है एग्जाम में कि अगर आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक मिरर है, आपने उस मिरर को ही टिल्ट कर दिया, मतलब आपने मिरर को अगर टिल्ट करके रख दिया है, तो बताओ अब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आप अपने कितने भी एंगल से वो घुमा सकते हैं मिरर को, तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब कितना बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में। तो आपको ऐसे केस में याद करना, अगर आपको वो बोलते कि थीटा यानी कि मिरर को आपने 45 डिग्री से टिल्ट करा है, तो ऐसे केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आपने मिरर को 30 डिग्री में टिल्ट करा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या समझ आ रहा है, जब भी मिरर टिल्ट होगा ऐसे केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 2 थीटा। थीटा क्या है, जितने एंगल से टिल्ट कर रहा है तो 2 मतलब उसका डबल कर दो। अगर 40 डिग्री से टिल्ट कर रहा है तो 80 डिग्री से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझना है, ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे थे रेलवे के, कई सारे एग्जाम और सीडीएस में भी कई बार बना हुआ है, इसीलिए आपको ये कंसेप्ट भी समझ आना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। रिफ्लेक्शन हमने कवर कर लिया था, अब रिफ्लेक्शन के बारे में बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या था कि लाइट क्या थी कि जैसे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, मिरर पॉलिश था, वापस रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के मीडियम आते हैं। अब पहले जैसे एक हम रेयर मीडियम लेते हैं और एक हम डेंसर मीडियम लेके चलते हैं। किसी एग्जांपल के साथ हम समझेंगे, क्योंकि मीडियम तीन तरह के चेंज होते रहते हैं। जैसे एयर एक अलग मीडियम है, वाटर अलग मीडियम है, ग्लास एक अलग मीडियम है, इस तरह से आप बोलोगे। हम एग्जांपल जैसे एयर और वाटर की ही लेके चलते हैं। तो एयर एक रेयर मीडियम की कैटेगरी में आता है, वाटर एक डेंसर मीडियम की कैटेगरी में आता है। अब रेयर मीडियम क्या हो जाएगा, मतलब जो हल्के हैं, आपको समझ आ रहा है। डेंसर मतलब जो भारी हैं। तो रेयर में वजह से ये पार्टिकल है, ठीक है, एक कंटेनर है उसमें ये पार्टिकल है। तो ये रेयर की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सेम कंटेनर लूंगा, अगर डेंसर मीडियम होगा तो इतने सारे पार्टिकल हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है कितना डेंसर है, ज्यादा डेंसर है तो और ज्यादा पार्टिकल हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल आपको समझनी है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की। तो अब इस एग्जांपल से समझो खुद ही कि रेयर मीडियम में कितने कम पार्टिकल, डेंसर में कितने ज्यादा हैं। अब एक बेसिक से एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है।
आप जैसे बाइक चलाते हो अपने आपको फाइटर मानते हो, ठीक है, या आप कार चलाते हो अपने आपको फाइटर मानते हो, बड़ी तगड़ी में कार चला लेता हूँ, कैसे भी मैं निकाल लेता हूँ, इस तरह से आप अपने आप को समझते हो। तो ठीक है, आप सुबह 4-5 बजे निकलो हाईवे में, ठीक है, तो हाँ गाड़ियां कम हो गई, एक गाड़ी यहाँ, एक गाड़ी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, आप आराम से सीधे भी निकल जाओगे, कट मारना हो कट मार लोगे, जैसे मर्जी आपको करना है, आप आराम से अपनी स्पीड में गाड़ी निकाल दोगे। लेकिन अब दूसरे केस में क्या होता है, आप दिन के 2-3 बजे चले जाओ और साइड में कंस्ट्रक्शन का काम भी वहां पर चल रहा है, ये हाईवे रहा, यहाँ पे कहीं कहीं पर मैन नेटवर्क लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, एक गाड़ी यहाँ पर है, एक गाड़ी यहाँ पर है, एक गाड़ी यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इतनी सारी गाड़ी है। अब आप जितने मर्जी फाइटर बन जाओ, आप इतने जल्दी कट मार के यहाँ पे नहीं निकाल सकते जितना आप सुबह जितने सारे से निकल रहे थे, क्योंकि सब ट्रैफिक भी ज्यादा है, मैन नेटवर्क भी वहां पर लगा हुआ है, तो इतना आसान नहीं जितने मर्जी फाइटर हो गाड़ी को उस स्पीड में निकालना, क्या पता निकाल भी लो लेकिन स्पीड कम हो जाएगी आपकी। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा है, जब लाइट की रे आएगी तो जिस स्पीड से आ रही थी उस स्पीड में ट्रेवल नहीं कर पाएगी यहाँ पर, जब मीडियम चेंज होता है तभी तो हम बोलते हैं कि लाइट की मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर है, 3 लाख जो हम बोलते हैं वो कहाँ पर बोलते हैं, वैक्यूम में बोलते हैं। जैसे मीडियम चेंज होते जाएगा, पानी में लाइट जाएगी, किसी और मीडियम में जाएगी जो डेंसर है, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वैक्यूम क्या है, एयर में फिर भी पार्टिकल है, वैक्यूम तो बिल्कुल खाली है, वहां पे लाइट की रेज को रोकने वाला कोई है ही नहीं है, लाइट फुल स्पीड में जाएगी। लेकिन लाइट जब यहाँ पर आएगी रोकने वाले बड़े सारे, लाइट को नीचे जगड़ना है, जगड़ के अपनी जगह बना के तो निकलना है, थोड़ी सी स्पीड यहाँ पर कम हो जाती है, इसलिए वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड होती है, बाकी जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा लाइट की स्पीड कम होती जाती है। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगता है रिफ्लेक्शन वाले केस में। तो रिफ्लेक्शन वाले केस में क्या, हमारे पास 2 मीडियम हम लेकर चलेंगे, रिफ्लेक्शन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जैसे मान के चलो ये मेरे पास क्या है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर की सरफेस थी तो सबसे ऊपर वाली सरफेस है, बाकी पूरे नीचे पानी भरा हुआ इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो एयर है और यहाँ पर क्या है, ये वाटर है, तो 2 अलग अलग मीडियम मेरे पास आ चुके हैं। इसको मैं एयर वाटर भी बोल सकता हूँ, या मैं इसको डेंसर मीडियम बोल दूं और इसको रेयर मीडियम बोल दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेयर मीडियम में अगर दोनों को कंपैरिजन करूंगा तो ये रेयर है और ये डेंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, एक लाइट की रे है वो यहाँ पर आ रही है, उसने यहाँ पे स्ट्राइक करा, वाटर के सरफेस में उसने स्ट्राइक करा, ठीक है। पहले रिफ्लेक्शन में क्या था, वो मिरर था, मिरर पॉलिश था, लाइट क्रॉस नहीं कर पा रही थी, वापस रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर भी कुछ ऐसा तो कि लाइट वापस चली जाती तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ पे लाइट अंदर आ जाएगी, पानी के रोकने वाला कोई नहीं है, कोई पॉलिश थोड़ी करा अपने पानी की लाइट आगे क्रॉस नहीं करेगी। तो पहले मिरर पे इस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक कर रहे थे, पानी के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही, जहाँ पे लाइट ने स्ट्राइक करा वहां से मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा इस तरह से, ये नॉर्मल मैंने बना दिया। और ये पहले की तरह जिस रे ने स्ट्राइक करा उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर भी इंसिडेंट रे आ गई है। अब लाइट की रे ने क्या करना था, लाइट के तो सीधे ट्रेवल करना था, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन हुआ क्या, लाइट फुल स्पीड में आ रही थी, ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पे पार्टिकल कम थे, लाइट आराम से स्पीड में आ रही थी, यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा आ गए, लाइट को तो जाना था ऐसे, लेकिन लाइट ऐसे जा नहीं पाई, लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। समझ रहे हो क्यों बेंड होगी, कई सारे पार्टिकल से झगड़ना पड़ रहा है, सेम स्पीड में नहीं जा पा रही है, तो लाइट यहाँ पर बेंड हो जाती है। तो यहाँ पर अब जो नॉर्मल है और जो ये बेंडिंग लाइट है ना, जो एक्चुअल में है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन है ना, तो रिफ्रैक्शन से बना रिफ्रैक्टेड रे। अब पहले जैसे हमने बनाया था एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो किसके बीच में था, नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में। यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में होगा, नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में। वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर आ जाएगा नॉर्मल और इस रे के बीच में, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनेगा, ये आपको मैंने बता दिया। एंगल गलती से भी इस रे के साथ में बना देना, ये हम मान रहे थे लाइट ऐसे जाएगी, लेकिन गई कैसे, यहाँ पर आइए ना, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता था कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो लाइट हमेशा, ये नॉर्मल है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट कैसे बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ लाइट जाती है। समझ रहे हो? वैसे अगर उल्टा केस में लेकर चलूंगा, अगर मेरी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, अब लाइट की रे यहाँ से जा रही है इस तरह से, ठीक है, जैसे पार्टिकल ज्यादा हैं वो झगड़ते हुए जा रही है, लेकिन जैसे एयर मिली वो फुल स्पीड में चल जाएगी। ये था नॉर्मल मेरे पास जो इंसिडेंट रे था। अब जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, है ना, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल नहीं होगी, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तब लाइट
नॉर्मल से दूर भाग जाए, क्यों, रास्ता खाली मिल गया, फुल स्पीड में उसको जाना है। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है। जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, लेकिन जब डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने। बाकी जैसे वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये भी बड़े काम आने वाले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं वो तो यहाँ पर भी आ जाएगा कंसेप्ट, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है, वहां पर हम जैसे बोल रहे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के केस में। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में अगर हम बोलेंगे, यहाँ पर क्या होता है, जो दो एंगल बन रहे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जब इनके साइन की रेशो, साइन कॉस थीटा सुनो ना ट्रिग्नोमेट्री में, वही साइन वगैरह की बात कर रहे हैं। जब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों की रेशियो जब भी आप निकालोगे, जितने मर्जी एंगल से लाइट आ रही है, जब भी इन दोनों एंगल की रेशियो निकालोगे साइन के साथ में, तो वो हमेशा सेम वैल्यू आने वाली, मतलब कांस्टेंट आने वाला है। तो जो कांस्टेंट आने वाला है, ये आपके पास एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन के लॉज है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ कहता है, और इसे ही स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा था, जब इनका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालोगे, वो हमेशा कांस्टेंट आने वाला है, रेशियो हमेशा बराबर आने वाली है। ये कंसेप्ट था। और ये से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट भी सामने आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट भी सामने आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपके लिए समझना जरूरी है। और हो सकता है आपको स्क्रीन में एक चार्ट भी दिख रहा होगा जहाँ पे डिफरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देखने को मिल रहा होगा। एग्जाम में जनरली एयर का, वाटर का, डायमंड का, ग्लास का, इस तरह से इन मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको वो याद करना पड़ेगा, वो भी पता होना चाहिए। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे N21, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, समझ गए हो। तो अगर N12 होता, मैं बोलता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब हम इसको लेके चलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, N को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं, जैसे मैं डिनोट करो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कैसे सॉल्व करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, एक मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, डिवाइडेड बाय किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, इसकी रेशियो निकालोगे तो वही हमारे पास आ जाएगी N21, अगर आपको कैलकुलेट करना तो। इसको बेसिकली है क्या, देखो अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है हमारे पास, हम हमेशा क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, मोस्टली हम वैक्यूम को ही प्रेफर करते हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड को टेस्ट करते हैं, तो ये रेशियो आ जाएगी, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होता क्या, देखो अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है लाइट की स्पीड, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट जो है, जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाएगी, समझ क्यों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उतनी कम स्पीड की लाइट। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0033, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो लाइट की स्पीड इनमें कम होती जाएगी। अभी हमने देखा भी एयर में ज्यादा थी, वाटर में कम होगी। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्यादा, लाइट की स्पीड वहां पे और कम हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट आप फिलहाल इतना समझ लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बातें भी बताता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी डिफरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, वो याद कर लेना। बाकी जो हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, इसको लेकर कुछ फिनोमिना है जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं आपको दिखता है, वो किस वजह से करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये रिफ्रैक्शन भी है। जैसे स्टार से लाइट ने यहाँ तक आना है, कई तरह के मीडियम है, एयर भी है, एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, कई तरह के केमिकल्स होंगे, कई तरह के मीडियम में लाइट को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो कभी लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, कभी डेंसर से रेयर में जा रही है, तो लाइट कभी रिफ्लेक्ट हो रही है, कभी दूर भाग रही है, कभी रिफ्लेक्ट, कभी दूर भाग रही है, लाइट कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी ऐसे करते करते हमारी आंखों तक आ रही है, तो हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ट्विंकल कर रहे होते, वो अपनी जगह सेम वैसे ही आते, तो हमें लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। या फिर आप एक ग्लास लोगे, उसमें पेंसिल को डाल के देखो, पेन को डाल के देखो, आपको लगेगा वो टूट गया, वो नीचे कट गया, टूट गया, ऐसा क्यों लगता है आपको, क्योंकि होता क्या है, जब लाइट वो डेंसर मीडियम है, वहां से हमें कोई भी चीज कब दिखती है, जब हमारी आंखों में लाइट पड़ती है ना, रिफ्लेक्ट होकर किसी ऑब्जेक्ट में लाइट स्ट्राइक करेगी, फिर वहां से हमारी आंखों तक आती है ना। अब पेंसिल पानी के बीच में पड़ी है, लाइट की पहले वहां पर गई, रेयर से डेंसर में, फिर डेंसर से वापस रेयर में आ रही है,
तो लाइट के एंगल पूरे चेंज हो गए, जो हमारी आंखों में पहुंच रही है वो बिल्कुल अलग एंगल से पहुंच रही है। तो हमारे पास अलग एंगल में आ रही है, लेकिन एंगल एक्चुअल में कोई और है, लाइट किसी और एंगल से हमारी आंखों तक पहुंच रही है। हमें लगता है उसके अंदर वो पेन या पेंसिल पड़ी है वो टूट चुकी है, बट एक्चुअली में वैसा होता नहीं है, क्योंकि हमें एक अलग एंगल से लाइट आ रही होती है और हमें लगता है कि हाँ वो पेंसिल वहां पर है, लेकिन वैसा होता नहीं है। या फिर कोई कॉइन डाल के देखोगे, आपको कॉइन अलग पोजीशन में देखने को मिल जाएगा। या मछली होती है पॉन्ड में, तालाब में, आपको अगर मछली को देखोगे तो आपको लगेगा हाँ वहां पर है, लेकिन वो होती है एक्चुअल में दूसरी जगह पर है। क्यों? सारा फिनोमिना क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ जो रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है फिलहाल आज के इस वीडियो में हम एंड करते हैं। इंग्लिश का सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पता है अभी तक हम क्या डिस्कस करते थे इसमें, एक एंटोनिम का क्वेश्चन होता था, एक सिनोनिम होता था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन आता था, करेक्ट स्पेलिंग करना होता था। ये 5 तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अभी तक जो लेवल हम लेके चल रहे थे वो कौन सा था? एसएससी के 10th बेस पे एग्जाम होते हैं, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, इस तरह के क्वेश्चन हम लेकर आ रहे थे। लेकिन अभी आपको ये ना लगे कि मैं बिल्कुल इजी लेवल करवा रहा हूँ, इसीलिए आज से हम आने वाले कुछ दिनों तक एसएससी के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिसमें स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा सीजीएल एग्जाम की मैं बात करूंगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न कब से कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ? 2020 वाले ईयर की बात करूं, 2020 से 21, 22, 23 इस तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी क्वेश्चन आए हैं इंग्लिश के आने वाले 4-5 दिनों तक या आने वाले 10-15 दिनों तक हमने वही कवर करने, समझ गए हो? तो आज 2020 के कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगे, किसी पर्टिकुलर सेट के हैं, आपके सामने वन बाय वन वो आते जाएंगे। हालांकि ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट एग्जाम में आए हुए हैं तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड लेसन। एक वर्ड आपको दिया गया लेसन, इसका आपको एंटोनियम बताना है। लेसन आपको पता है लेस से बना हुआ है, जिसका मतलब कम होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो डिक्रीज तो हो नहीं सकता, इंक्रीज, मिनिमाइज, रिड्यूस, बाकी सभी में कम करना है। एक ही तो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको उल्टा है, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग बताना था, तो इंक्रीज ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया हो, सीजीएल में आया हो किसी पर्टिकुलर सेट में, मैंने रैंडमली वो सेट उठाया और वहां से जो क्वेश्चन मिले मैं आपके सामने वो ला रहा हूँ। अब उसी सेट के सारे क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन उसका आपके सामने सिनोनिम वाला आया हुआ था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सेम मीनिंग बताना है कौन से वर्ड का। ड्रैग वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन में है पुश, पुल, टेल या कॉल। ड्रैग का मतलब क्या होता है? किसी को खींचना ना, खींच रहे किसी चीज को, उसको बोला कि ड्रैग करना, खींचो उसको मेरी तरफ, या खींचना, इस तरह से आप सिंपल हिंदी में बोल सकते हो। तो ड्रैग का मतलब ये हो गया। अब ऑप्शन जैसे पुश या पुल, तो पुल हम बोलेंगे, पुश का तो क्या धक्का देना, पुल हो गया ऐसे करना ना, तो पुल ही उसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंटोनिम सिनोनिम के 2 क्वेश्चन आपके आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस वाली कैटेगरी से आ रहा है, तो आपको इडियम दिया क्या हुआ है? टू फाइट, टूथ एंड नेल। इस इडियम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में कहा गया साइलेंटली लीव कर देना जहां पे लड़ाई वगैरह हो रही है, बी में कहा गया फाइट करना, किसी में कहा गया, देखो इसका मतलब सिंपल होता क्या है, टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब बड़ा हार्डवर्क कर रहे हो, बड़ी मेहनत कर रहे हो, लड़ रहे हो जो चीज आपको चाहिए उसको पाने के लिए, है ना, इस तरह से आप कह सकते हो। तो यहाँ पे कहां पे ऑप्शन नंबर बी में टू फाइट और कम्पीट विद ग्रेट फेरोसिटी एंड इंटेंसिटी, है ना, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो जो चीज आपको चाहिए उसको पाने के लिए, आप इस तरह से कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाम से भी पता लग रहा था टू फाइट टूथ एंड नेल, कुछ ऐसे ही मतलब होगा ना, गैस वर्क भी लगा सकते थे। आगे चलते जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बताना था। ऑप्शन नंबर ए में अनार्की, मोनार्की, टायरनी, एरिस्टोक्रेसी, गलत स्पेलिंग किसकी होंगे आपको वो बताना था। देखो ऑप्शन नंबर सी में आपको टायरनी देखने को मिल रहा है, इसके स्पेलिंग गलत हो जाएंगे, इसके स्पेलिंग होते हैं TYRANNY, जबकि क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन दिया हो तो उसमें TYRANY सिंगल एन वहां पर देखने को मिल रहा था। इसका मतलब होता क्या है, आप जैसे क्रूअल हो जाते हो, कुछ अनफेयर मीन्स यूज करना स्टार्ट, एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है, आप अत्याचारी बन जाते हैं ना, तो उसके टायरनी वर्ड यूज करा जाता है। तो जनरली आपने जैसे वो देखी होगी अगर मूवी, मेरे को नाम नहीं आता, वहां बड़ा वर्ड कॉमनली बार बार ये वर्ड वहां पे यूज करते थे, तो टायरनी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से।
यहाँ पे कहा जा रहा है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, एक आदमी जिसको आप हायर करते हो ताकि वो मतलब कि कार वगैरह ड्राइवर वगैरह आप इस तरह से कह सकते हो। तो आपको ऑप्शन में कहा गया एस्कॉर्ट, कैप्टन, पायलट या शॉफर। जो करेक्ट आंसर है वो शॉफर हो जाएगा, वो आपसे सिंपल में पूछा हुआ है। तो इस तरह से इंग्लिश के जो 5 क्वेश्चन का सेट था वो भी हमने आज कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को शेयर जरूर करोगे, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कम आ रहा है। आने वाले टाइम पर इसमें और भी क्वेश्चन ऐड होने वाले हैं, लेकिन पहले रिस्पॉन्स की भी जरूरत है। थैंक यू। तो सितंबर मंथ के नेक्स्ट जो बाकी करंट अफेयर्स उसका सितंबर मंथ के जो करंट अफेयर्स हम स्टार्ट कर चुके थे उसका आज नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर नहीं दिख रहा टेंशन मत लेना, सुनते जाना, नोट्स बनाते जाना, और कुछ इमेजेस भी हो सकता है आपके सामने स्क्रीन में आएंगी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का रहने वाला है कि इंडिया की पहली सोलर सिटी जो है वो इस्टेब्लिश कर दी गई है, लगता से कह सकते हो उसका स्टार्टिंग कर दी गई है। कहाँ पर? सांची, यानी कि मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात करी जा रही है। और सोलर सिटी आपको पता है जो प्लानिंग चल रही है कि हाँ पूरी तरीके से सोलर बनाना है हमारे इंडिया को। आपको अगर सुना होगा उसके बारे में किस तरह की प्लानिंग वगैरह है, तो उसी में जो पहला कदम है, अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सांची सिटी की, यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 2 तरह के प्लांट लगाए गए, 3 मेगावाट, 5 मेगावाट, इस तरह के, और भी से एडिशनल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करी गई है। लेकिन आपको नाम याद रखना, सांची मध्य प्रदेश। और किसकी बात करें? इंडिया की पहली सोलर सिटी की हम बात कर रहे हैं। और देखो सिंपल लैंग्वेज में बेनिफिट आपको बताता हूँ मैं। 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे निकलता था वो सारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होने वाला है, आप पेड़ तो नहीं लगा रहे हो, एक तो आप पेड़ नहीं लगा रहे थे, ऊपर से इतनी सारा कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर रहे थे। अब क्या होने वाला है, ये भी लिबरेट नहीं होगा, और इसकी जगह ये जो प्रोसेस है एक तरह से कैसा बन जाएगा कि आप एक तरह से 2 लाख ट्रीज, 2 लाख बड़े वाले पेड़ आप लगा रहे हो, इतनी असिस्टेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो सिर्फ ये सोलर प्लांट इस्टेब्लिश करके। आप पेड़ तो नहीं लगा रहे हो, लेकिन इतना काम कर रहे हो कि आप 2 लाख पेड़ लगा दिए। इस तरह की मदद आप कर रहे हो ये काम करने के बाद। और सालाना सिर्फ एनर्जी सेक्टर में मध्य प्रदेश जो है अब 7 करोड़ रुपए बचाने वाला है, जो कि कम नहीं रहने वाला है, सिर्फ एनर्जी सेक्टर से इतना बचाने वाला है। और अगर दूसरे एंड पे देखा जाए, इन सभी बातों को ध्यान दिया जाए, तो इसमें और भी पैसा ऐड हो सकता है, और भी करोड़ रुपए ऐड हो सकते हैं। लेकिन हाँ फिलहाल आगे चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन की बात करेंगे। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जो आ गया, एक बार फिर से ग्रीन रेलवे स्टेशन का टैग मिल चुका है। और रेटिंग अगर हम बात करेंगे, प्लैटिनम की रेटिंग दी गई है। तो ये विजयवाड़ा नाम याद रखना, आंध्र प्रदेश में ग्रीन रेलवे स्टेशन का टैग मिला है। आगे चलते हैं। इंडिया का पहला और अकेला काउंटर ड्रोन सिस्टम जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, जिसका नाम है इंद्रजाल, इसे लॉन्च कर दिया गया। तो इंद्रजाल क्या है आपको पता होना चाहिए। ये काउंटर ड्रोन सिस्टम आप ऐसे कह सकते हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, इसे लॉन्च कर दिया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जीआई टैग को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। जीआई टैग उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं। एक यहाँ का जो कोरापुट का जो काला जीरा राइस है, ये जो काला जीरा राइस फेमस, आपको ये नाम याद रखना है, जिसे प्रिंस ऑफ राइस भी कहा जाता है, जीआई टैग मिला है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ये कपागंडा जो भी है शॉल है, ये वहां की एक डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, इसे भी जीआई टैग मिला। तो एक शॉल को मिला है टैग, कपड़ा गंदा जिसका नाम है, इस शॉल को मिला है। और दूसरा राइस है, चावल है, काला जीरा राइस, उड़ीसा के, इन्हें जीआई टैग मिला हाल ही में। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सवेरा स्कीम। ये सवेरा स्कीम किससे लॉन्च करी है? प्रयागराज पुलिस ने, यूपी के द्वारा लॉन्च करी गई है। पर्पस क्या है, जो भी सीनियर सिटीजन है उनकी मदद करना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, पूरा डाटा कैलकुलेट करना, 60 से ऊपर वाले जो भी है, इस तरह से करके आपको सिंपल इतना याद रखना है कि सवेरा स्कीम जो है वो प्रयागराज के द्वारा, प्रयागराज की पुलिस इसमें स्टार्ट करी है, इनिशिएटिव लिया है। और पर्पस के जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनकी मदद करना। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की बात करेंगे। विनर कौन रही? प्रवीणा अंजना, जो कि उदयपुर को बिलोंग करती है। बाय प्रोफेशन ये एक चार्टेड अकाउंटेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मालिनी राजूरकर की बात करेंगे, जो कि क्लासिकल वोकलिस्ट थी हमारे जम्मू कश्मीर बोरो में, इंडिया की बात करूंगा। हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट की बात करेंगे, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई 82 की एज में। तो ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, अरुण कुमार सिन्हा की बात करेंगे। पता नहीं आपको दिख रहा है, नाम नहीं दिख रहा है, जो कि डायरेक्टर रह चुके थे। ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो एसपीजी होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करेंगे सिक्योरिटी में एसपीजी होते हैं, उनके डायरेक्टर, उनके चीफ रह चुके थे। इनकी हाल ही में
61 की या 62 की एज है उसमें इनकी डेथ हुई है। तो ये दो जो डेथ हैं इनके बारे में आपको बताए नाम, ये भी दो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम आने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज आपसे मैंने डिस्कस करे। इस तरह से पहले भी कभी 8 कभी 9 कभी 10 डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने लाता रहता हूँ। और अभी सितंबर मंथ के स्टार्ट करें, आप खुद देखोगे लास्ट में जब सभी को कंबाइन करोगे तो सितंबर के खाली एक एक महीने के आपके 300 350 इस तरह से एवरेज 300 करंट अफेयर्स आप मान के चल लो कि एक महीने के 300 करंट अफेयर्स आप याद करते हो। एक साथ याद करना, रिवाइंड करना डिफिकल्ट बन जाएगा, डेली 8-10 करना आपके लिए आसान बन जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ अब आप ये जो कंप्लीट कोर्स वाली प्लेलिस्ट है इसे शेयर जरूर करोगे, क्योंकि सबको पता ही नहीं है। ये जैसे मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालता हूँ तो बोलते कि जैसे कुछ बोलते हैं कि ये पेड कोर्स है, कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, कुछ बोलते हैं कि ये ऐड करने अपना कोर्स वगैरह बेच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको कहा कि खरीदो, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। सबको पता नहीं है इसके बारे में, आपने हेल्प करनी है मेरी। जो मेरा पर्पस है कि सबको जिसको भी जरूरत है इस कोर्स की, क्योंकि सबको लगता है कि हाँ ये खाली एक ही 1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास, खाली एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। जो पर्पस है वो अचीव करवाने में आपने हेल्प करनी है, वीडियो को शेयर करना है। फिलहाल करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर मैथमेटिक्स में हमने एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट किया हुआ था, इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले। हालांकि ये जो कैटेगरी है बेसिक कैटेगरी है, बट किसी किसी एग्जाम में ही इस कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार जो जेकेएसएसबी की बात करूं, क्लास 4 के एग्जाम में तो वहां पर आया था, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ था, कभी कभी एसएससी के किसी किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए जरूरी बन जाता है आज का टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझा जाए, आने वाले टाइम पर ये बेस्ड रहने वाला किसी और क्वेश्चन का। तो ध्यान से समझ इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। मैं पढ़ के बताऊंगा आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो। लिखा हुआ है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 4, 8 एंड 12। वो छोटा नंबर आपको बताना है जो कि 2, 4, 8 और 12 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। आपको मैंने एलसीएम मैथ्स बताया था, जैसे 5 और 10 का एलसीएम निकालने का तरीका बताया था। बड़ा नंबर है उसको लिख दो या उसका डबल ट्रिपल करते जाना। अब देखो जो ये नंबर है इसके टेबल में आ रहा है, इसके टेबल में आ रहा है, तो यही एलसीएम हो जाएगा ना। हालांकि मैं यहाँ पे 20 भी ले सकता था, क्योंकि 5 का टेबल में 20 आता, 10 के टेबल में 20 आता, मैंने 10 ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे एलसीएम निकालना होता है। लोएस्ट वो नंबर जो इन सभी के टेबल में आता हो, वही यहाँ पर आपको बोला है स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन सभी से डिवाइड होता है, इन सभी के टेबल में आता हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2, 4, 8 और 12 का एलसीएम निकालोगे। अब 2, 4, 8 और 12, अगर मैं 12 भी कर लेता 2 के टेबल में आ जाएगा, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में नहीं आएगा। तो मैं 12 का डबल 24 करता हूँ तो 2 के टेबल में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी आ जाएगा। तो ये मेरा छोटे से छोटा वो नंबर है जो कि इन सभी के टेबल में आता है। तो वही तो आपको पूछा हुआ था, तो आपने एलसीएम निकाल दिया। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, कभी ये मत बोलना कि स्मॉलेस्ट लिखा हो तो मैं एलसीएम निकाल दूंगा। ऐसा होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया समझाया, अगर आपको वो समझ आएगा तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 8 एंड 12। वो बड़ा नंबर आपको बताना है, सबसे बड़ा नंबर। जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बोला था ना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बोलना है जो 8 और 12 को डिवाइड कर दे। अब यहाँ पे समझो, अब जैसे अगर मैं पहले जो क्वेश्चन की तरह एलसीएम लेके चलूं तो 12 का डबल 24 कर दूंगा मैं। ये अगर मैं इसका एलसीएम निकालना स्टार्ट कर दूं 24 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। तो क्या 24 एक ऐसा बड़ा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड करता है, 12 को भी डिवाइड करता है। मतलब 24 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं आता ना। 24 8 को कैसे डिवाइड करेगा। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में मुझे एलसीएम नहीं निकालना है, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इनका गैप 4 आ जाएगा, 4 के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, तो 4 मेरे पास एचसीएफ आ जाएगा। और 4 ही वो बड़ा नंबर है जो एग्जैक्टली 8 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी डिवाइड करता है। तो हालांकि मैं बोलूंगा 2 भी तो करता है, 2 भी तो डिवाइड करता है दोनों को, लेकिन उसने कहा था ग्रेटेस्ट नंबर, इसलिए मैंने एचसीएफ निकाला। तो याद रखना ये ग्रेटेस्ट वाली जो कैटेगरी है, ऐसी वाली कैटेगरी में एचसीएफ निकालना है, स्मॉलेस्ट वाली ऐसी वाली कैटेगरी में एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। आगे चलते 3-4 क्वेश्चन और करेंगे इस कैटेगरी के, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो इसके आगे क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं उनका मेन पर्पस है आपको कंसेप्ट समझाना कि कंसेप्ट कौन सा लगने वाला है।
ये नंबर्स मैंने अभी ऐसे क्वेश्चन बना रहा था, नंबर मैंने अपने से कुछ भी डाल दिए, तो हो सकता है कैलकुलेशन में आपको डिफिकल्टी वगैरह आ जाए, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट समझना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे या कहीं पर भी जो एग्जाम्पल दी होंगी वहां पे कैलकुलेशन इजी ही होगी, आप कैलकुलेट कर सकोगे। जो मैंने नंबर बनाए उसकी वजह से हो सकता है कैलकुलेशन हो ही ना, या हो भी तो बड़ा टाइम लग जाए। तो नंबर्स की तरफ ध्यान मत देना, कंसेप्ट की तरफ ध्यान देना। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 24, 148 एंड 186। अगर यहां तक का क्वेश्चन होता तो हम एचसीएफ निकाल देते, जैसे लास्ट क्वेश्चन ने भी कहा है, लेकिन यहां पर आगे भी कुछ दिया हुआ है। कहा है वो बड़ा नंबर जो इन तीनों को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन लिविंग रिमाइंडर्स 2, 6 एंड 8। लेकिन उसके जब मैं वो डिवाइड करना स्टार्ट करूंगा उस नंबर से, तो रिमाइंडर भी मेरे पास बच जाएंगे। अभी तक रिमाइंडर का कंसेप्ट था ही नहीं, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट था, तो मैं स्मॉलेस्ट के केस में एलसीएम निकाल रहा था, ग्रेटेस्ट के केस में एचसीएफ निकाल रहा था। लेकिन यहाँ पर उसने बोल दिया वो बड़ा नंबर जो इनको तो डिवाइड करेगा लेकिन रिमाइंडर भी छोड़ेगा। जैसे 24 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, 148 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 6 आएगा, 186 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 आएगा, है ना। हमें रिमाइंडर चाहिए नहीं, हम इनको माइनस करेंगे, समझ गए। जो नंबर थे, जो रिमाइंडर थे, वो माइनस करते रहेंगे। यहाँ पे 22 आ जाएगा, जैसे वहां पे 142 आ जाएगा, यहाँ पे 178 आ जाएगा ना। अब जो नंबर हमारे पास आया करेंगे ना, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। कंसेप्ट समझ आ रहा है? फिर से कह रहा हूं, ये नंबर्स की तरफ ध्यान मत दो, जो मैं समझा रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दो। जब आपको बोलते हैं ग्रेटेस्ट नंबर जो सभी को डिवाइड, 3 नंबर हो, 4 हो, 5, 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिमाइंडर भी बच रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या करना है, जो नंबर थे, जो रिमाइंडर थे, इनको माइनस कर दो। नंबर से रिमाइंडर माइनस किया, नंबर से रिमाइंडर माइनस किया, नंबर से रिमाइंडर माइनस किया, जो भी लास्ट में आंसर आ रहा है उसका एचसीएफ निकाल देना है। अगर रिमाइंडर वाला कंसेप्ट नहीं होता, मैं पहले ही एचसीएफ निकाल देता, लेकिन रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आ गया ना, तो मैं रिमाइंडर को माइनस कर देता हूं, हटा देता हूं, फिर मैं एचसीएफ निकाल देता हूं, क्वेश्चन वापस वहीं पर बन जाएगा। कंसेप्ट अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, और रिलेट करके बता रहा हूं। अब कई बार क्या होता है, इसी कैटेगरी में क्वेश्चन कैसा बन जाता है, ये सेम मैं नंबर लेके चलता हूँ, ठीक है, सेम नंबर है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ये लिविंग रिमाइंडर 4। मैं इस बार बोलता हूँ कि नंबर तो 3 है, लेकिन पहले जितने नंबर थे उतने रिमाइंडर बता रहा था। इस बार उसने क्या कर दिया, नंबर तो उतने ही है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, लेकिन हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है, हर बार रिमाइंडर ये 4 ही आ रहा है। नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर की तरफ ध्यान मत दो, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस, दिस एंड दिस, लेकिन रिमाइंडर हर बार सेम ही आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही सेम कंसेप्ट रहने वाला है। रिमाइंडर सेम आने तो क्या हुआ, हम तीनों बार उसी नंबर को माइनस कर देंगे, यहां पर भी 4 माइनस करेंगे, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो कंसेप्ट समझ आ रहा है ना। जब ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एग्जैक्टली ऐसे था, हम एचसीएफ निकालते थे, लेकिन जब 3 अलग अलग तरह के रिमाइंडर आ गए तो सभी रिमाइंडर मैंने माइनस कर दिए, जो आंसर आ रहा था उनका एचसीएफ निकाल दिया। समझ आ रहा है? इस कंसेप्ट की तरफ ध्यान देना है। फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके सामने था, तो यहाँ पर क्या था, नंबर वही थे लेकिन रिमाइंडर एक ही था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी एक रिमाइंडर को मैं तीनों से माइनस कर दूंगा, क्योंकि तीनों के केस में तो रिमाइंडर ही बच रहा था ना। फिर जो आंसर आएगा उसका एचसीएफ निकाल दूंगा। इसमें एक कैटेगरी और बनती है, वो कौन सी बनती है, ग्रेटेस्ट बोलते लार्जेस्ट बोलते एक ही मतलब है। बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 24, 148 एंड 186, लिविंग रिमाइंडर सेम इन ईच केस। अब आपको कोई नंबर बता ही नहीं रहा, वो बोल रहे कि सेम रिमाइंडर आ रहा है। पहले चाहे सेम रिमाइंडर आ रहा था, वो रिमाइंडर बता तो रहा था 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, मैं उसको माइनस कर रहा था। इस बार कुछ रिमाइंडर दिया ही नहीं, खाली बोल दे कि सेम रिमाइंडर आता है। तो कोई बात नहीं, ऐसे केस में क्या करना है, जो 3 नंबर आपको दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, जो भी दिया हुआ है, कंसेप्ट सेम रहने वाला है। जैसे पहले इन दोनों को माइनस कर दो, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को माइनस करने में 124 आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। फिर आप इन दोनों को माइनस कर दो, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को माइनस करने में 30 आ रहा है। इन दोनों को माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, फिर और कौन से बचे, पहले 2 कर दिए, ये 2 कर दिए, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इन दोनों को भी माइनस कर दूंगा, इन दोनों को भी माइनस कर दिया, पहले और तीसरे को भी माइनस कर दिया। समझ गए हो क्या तरीका मैं अपना रहा था। पहले मैंने इसको और इसको माइनस किया, फिर मैंने इसको और इसको माइनस किया, फिर मैंने इसको और इसको माइनस कर, मतलब तीनों को आपस में माइनस कर दिया। 3 तरह के नंबर मेरे पास फिर से आ जाएंगे, उनका मैं एचसीएफ निकाल दूंगा। हो सकता है अगर मैंने थोड़ा अलग तरीका अपना लिया यहाँ पर,
आपको प्रॉब्लम आ गई हो, मैं तो नंबर 24 लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सा क्वेश्चन बना देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 24, 8 एंड 16 लिविंग रिमाइंडर सेम इन ईच केस। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा हो गया। अब मैं पहले इन दोनों को माइनस करूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं है, कोई रिमाइंडर दिया ही नहीं है, खाली सेम रिमाइंडर बोला है। इन दोनों को माइनस करूंगा 16 आ जाएगा, फिर 24 और 16 को माइनस करूंगा 8 आ जाएगा, है ना। पहले को दूसरे से, पहले को तीसरे से, फिर दूसरे को तीसरे से माइनस किया। इनका एचसीएफ निकालूंगा, तो इनका एचसीएफ निकालने में जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी कैटेगरी की क्वेश्चन आपको करने, उम्मीद करता हूं आपको ये कैटेगरी वगैरह भी समझ आ रही होंगी। अब ग्रेटेस्ट वाली जो कैटेगरी है उसके सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए, चाहे बेसिक हो चाहे रिमाइंडर साथ में आ जाए, आप क्वेश्चन बड़े मजे से बड़े आराम से कर लोगे। तरीका समझ आ गया ना, बस माइनस करना था और लास्ट में एचसीएफ निकालना था। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये लोएस्ट नंबर की कैटेगरी में आ गया। क्वेश्चन में पढ़ के बोलूंगा आपको, व्हाट इज द लोएस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 15, 18 एंड 36 will in each case leave 5 as a remainder। क्वेश्चन अगर पहले होता कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 15, 18, 36 एग्जैक्टली डिवाइड वगैरह से कुछ होता, मैं एलसीएम निकाल देता, लेकिन साथ में रिमाइंडर भी आ गए, तो थोड़ा सा तरीका अलग है लेकिन सेम वैसे ही है। जो भी आपको पहले नंबर बोले हुए पहले आपने क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल देना है। लेट अस सपोज इनका जो एलसीएम है वो 70 आ गया, हालांकि ये आ नहीं रहा, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि मैंने कहा नंबर पे मत जाना, कंसेप्ट पे जाना। जो भी मुझे नंबर दिए हुए थे मैंने उन सभी का क्या कर दिया, एलसीएम निकाल दिया। क्यों? क्योंकि लोएस्ट वाली कंसेप्ट मेरे सामने आ रहा है। अब एलसीएम निकालने के बाद जो बोला ना रिमाइंडर बच रहा है, वो रिमाइंडर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। यहाँ पे रिमाइंडर 5 बच रहा था, मैं रिमाइंडर यहाँ पर 5 ऐड कर दूंगा। ये कंसेप्ट इन वाले क्वेश्चंस में लगाना होता है, समझ गए हो। जो भी नंबर आपको दिए हुए थे वो सारे लिख दिए। इसमें ये आपको मैंने कहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। एक बार मैं प्लस कर रहा था, एक बार मैं माइनस कर रहा था, वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है कि क्यों मैं वहां पे माइनस कर रहा था यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, ये वो वाली कैटेगरी का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे आपको समझ आ रहा होगा। फिलहाल इतना समझना कि ये लीस्ट नंबर वाली कैटेगरी में कर रहा हूँ, लोएस्ट है लीस्ट नंबर आ जाएगा। आप पहले एलसीएम निकाल दो, जो भी आपके पास रिमाइंडर बच रहा है उसको सीधा यहाँ पर ऐड कर दो, कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया, ये एक तरीका आपको क्वेश्चन है आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। फिर लोएस्ट कैटेगरी का एक क्वेश्चन और आता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 14 एंड 64। तीन नंबर आपको दिए 36, 48 और 64, और फिर कहा है कि विल लीव रिमाइंडर 25। रिमाइंडर क्या बचेगा, 25, 37 और 63 बचेगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या था, एक ही रिमाइंडर था, मैंने पहले एलसीएम निकाला फिर इसको ऐड कर दिया। अब देखो, अब ये अलग अलग रिमाइंडर मेरे पास आ रहे हैं, पहले मैं इनको माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा 11, इनको माइनस करूंगा 11, ये 64, 63 है क्या, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नंबर था मैंने कुछ गलत लिख दिया हुआ है, यहाँ पे शायद से 53 था ना, क्योंकि मेरा पर्पस क्या था, सेम, हमेशा इनका जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, तो डिफरेंस यहाँ पर सेम आ गया। जब ऐसा केस आएगा और ऐसा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब आप नंबर और रिमाइंडर को माइनस करोगे डिफरेंस सेम आ रहा होगा, ऐसे केस में क्या करोगे, फिर से वही कंसेप्ट है जैसे यहाँ पे गया था, पहले नंबर्स का एलसीएम निकाल दो, नंबर्स का एलसीएम निकाल दिया, लेकिन यहां पर आप प्लस कर रहे थे, जैसे आपने ग्रेटेस्ट वाले हर एक कैटेगरी में माइनस किया था ना, वैसे ही यहाँ पर पहले आप एलसीएम निकालोगे, उसमें से जो आपके पास कांस्टेंट आ रहा है ये वाला वो माइनस कर दोगे। ग्रेटेस्ट वाला कोई भी क्वेश्चन था जहाँ पे आप एचसीएफ निकाल रहे थे, वहां पर आप हमेशा माइनस ही कर रहे थे, है ना, नंबर्स को माइनस किया, रिमाइंडर को माइनस किया, एचसीएफ निकाल दिया। यहाँ पर भी सेम केस आ गया था, आपने पहले एलसीएम निकाला और बाद में जाके जो कांस्टेंट आ रहा था वो माइनस किया। और इस केस की मैं बात करूंगा, इस केस में आप कह रहे थे यहाँ पे जब लोएस्ट नंबर की बात है और एक ही रिमाइंडर आ रहा है, आपने एलसीएम निकाला, और ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे आप एलसीएम निकाल के तो बाद में जो रिमाइंडर है उसको प्लस कर रहे हो, यहाँ पे माइनस कर रहे थे, यहाँ पे प्लस कर रहे थे। इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन और अच्छा खासा वाला, वो फिलहाल आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इतना इनफ रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, फिर भी किसी तरह की डिफिकल्टी हो गई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, आपको मॉडर्न इंडिया से पढ़ाना स्टार्ट करा था, वो सीरीज तो अपने आप में चलती रहेगी, वीडियोस आगे कंटिन्यू आती रहेंगी, लेकिन हिस्ट्री में पैरेलल एक और अलग से सब्जेक्ट, एक और टॉपिक आपको मैं करवाता जाऊंगा,
जो है गवर्नर जनरल्स वाला और वायसराय वाला। ये क्यों करवाने जा रहा हूँ, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो क्वेश्चन देखना, आपको कैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जैसे सती प्रथा किसके टाइम पे अबॉलिश करी गई थी, या फिर डाउरी सिस्टम की बात कर लो, या फिर कहा जाता है कि जैसे जब बंगाल का विभाजन, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, वायसराय कौन थे। 1857 का रिवॉल्ट हुआ तब वायसराय कौन थे, ना आईएनसी की स्थापना हुई थी, फाउंडेशन हुई थी, तब वायसराय कौन थे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बड़े मिलते हैं। या फिर जब ये वाला एक्ट आया था, या फिर ये जमींदारी सिस्टम के टाइम पे कौन वायसराय था, कौन गवर्नर जनरल था, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलते। तो वही सब कुछ, वही वाली सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, गवर्नर जनरल वायसराय वाली। एक एक गवर्नर जनरल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारे डिस्कस करने, क्योंकि एक साथ सब पढ़ना डिफिकल्ट बन जाएगा। एक दिन में एक पढ़ोगे, 2-3 दिन में एक पढ़ोगे तो आराम से याद भी कर लोगे और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहने वाला। आप जब एमसीक्यू सीरीज देखोगे कहीं पर भी जाके, आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में वारेन हेस्टिंग की। वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था उसी टाइम पीरियड से ये इंडिया में थे, लेकिन तब ये क्लर्क की तरह काम किया करते थे। और इससे फेमस यहाँ पे आपको पता, जैसे बंगाल था तो इन्हें यहाँ पे उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, वो आप सभी को पता नहीं पता, लेकिन पहले गवर्नर बंगाल के कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव ही थे। तो वो इनको अच्छे से पहचानते थे, इनके बारे में जानते थे, इनको फिर आगे शिफ्ट करते बंगाल की तरफ, वहां पे कामकाज कर देते हैं इस तरह से। लेकिन स्टार्टिंग से ही इंडिया में रहते, ऐसे नहीं था कि इसी टाइम पीरियड पर वो आए थे, वो स्टार्टिंग से ही इंडिया में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन से कलर की तरह काम करते थे। हाँ, लेकिन वारेन हेस्टिंग की बात करेंगे, ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। तो अभी तक गवर्नर आप पढ़ते थे ना, ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के पहले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले, एग्जाम में क्वेश्चन बनता था कि पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे। अब देखो होता क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इनके टाइम पीरियड पे पास करा गया, क्योंकि जो इनका टाइम पीरियड था वो कौन सा था, 1772 से लेकर 1785 तक इनका टाइम पीरियड था। हालांकि काम करा, बाद में करप्शन के चार्जेस लगे थे, काफी लंबा केस चला, फिर बाद में इनको कहा दिया ठीक है नहीं आपने करप्शन वगैरह नहीं हुआ था, एक अलग सी पोजीशन को और दे दी वहां पे। हालांकि वो सब कुछ छोड़ो, हमसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पास करे थे, इसके हिसाब से क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हो कि पहले क्या होता था कि 3 मेन प्रेसिडेंसी थी, जैसे बंगाल था, समझो 3 जगह थी मेन, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। इन तीनों के अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, वो जो गवर्नर है वही वहां पे सारा सिस्टम वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है उसके बाद क्या होता है, देखो 3 मैंने आपको बताया, एक बॉम्बे, एक मद्रास और एक बंगाल, ठीक है। ये बॉम्बे है, ये बंगाल है। तो हुआ क्या, अब क्या बोल देंगे, जो बंगाल का गवर्नर है उसे गवर्नर जनरल बना देंगे, यहाँ का गवर्नर गवर्नर, मद्रास का गवर्नर गवर्नर, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर है उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और जो बाकी 2 गवर्नर बॉम्बे और मद्रास के, इन्हें कुछ भी करना है तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसकी परमिशन ले लेंगे। मतलब हुआ क्या, बंगाल को एक हाई पोजीशन दे दी, बंगाल के कंट्रोल में कर दिया बॉम्बे और मद्रास को, इस तरह से भी समझ सकते हो। तो मतलब एक नई पोजीशन आ गई थी गवर्नर जनरल की। तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे बंगाल के, वो यही वारेन हेस्टिंग, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है। थोड़ा कंसेप्ट समझ आ रहा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, इसमें और भी कई तरह की बातें थी, वो इसी के टाइम पीरियड पर पास करा गया था। फिर उसमें जो कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। हालांकि इस पर डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है, क्योंकि पॉलिटी का सब्जेक्ट है। तो पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट बनी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, इन एक्ट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो वहां पे पढ़ाया गया। हालांकि इस सीरीज में भी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन क्या पता कब नंबर आने वाला। अगर आपको आज ही इंटरेस्ट है, इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएंगे, और भी कई तरह के एक्ट मिल जाएंगे। तो ये दोनों ही एक्ट जो हैं वो वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर पास करे गए थे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। फिर ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम भी इन्हीं के टाइम पीरियड पर एबॉलिश कर गया था। ड्यूल गवर्नमेंट मतलब पहले क्या होता था, ड्यूल मतलब 2 तरह की गवर्नमेंट थी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, ये एक रीजन है मेरे पास, इसमें क्या कर दिया, एक एरिया है, इसमें पुलिस भी है, जुडिशरी वगैरह भी है, और उसमें टैक्स वगैरह भी कलेक्ट करना है ना, इस तरह का सिस्टम भी है। तो जैसे वहां कोई नवाब वगैरह है तो नवाब को बोले तुम यहाँ की पुलिस संभालो, यहाँ का जो एग्जीक्यूशन है, कार्रवाई वगैरह कैसे करनी है, सिस्टम कैसे मैनेज होगा, वो सब कुछ तुम संभालो, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर तुम संभालो, वो नवाब को दे दिया। दूसरे तरीके से जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करना है, कितना टैक्स लगाना, वो सारा हम कंट्रोल करेंगे। 2 तरह की गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही थी। और अभी एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, लेकिन एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कि ऐसे आप समझ सकते हो। तो इनके टाइम पीरियड पे जो ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम था, इसे एबॉलिश करा गया था।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रोहिला वॉर इनके टाइम पर हुई थी। रोहिला वॉर में हुआ क्या था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब, जो अवध के नवाब थे, इन्होंने मिलकर लड़ी थी रोहिला पे। रोहिला की जगह थी, रोहिला खंड करके वहां पे आक्रमण वगैरह करा था वहां पे, तो इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई थी ये वाली। तो इसमें हुआ क्या था, जैसे एग्जाम्पल आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा अगर आपको यहाँ पर। तो जो नवाब थे अवध वाली जगह के, है ना, तो रोहिला खंड जगह है, वहां पर कोई आक्रमण करने वाला था, कोई हमला करने वाला था, तो इन्होंने हेल्प मांगी, रोहिला खंड वालों ने हेल्प मांगी अवध वालों की। तो अवध वालों ने कहा ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हमें 40 लाख रुपए चाहिए। तो ये बोलते ठीक है हम तुम्हें 40 लाख रुपए देंगे, हमारी मदद करना। तो जब इन्हें मदद की जरूरत होती है तो इनसे लड़ाई लड़ने आता है, वो रास्ते में बीमार हो जाता है, रास्ते में डेथ हो जाती है, तो इन पर आक्रमण होता ही नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि लाओ हमारे 40 लाख रुपए। तो वो कहते हैं कि जब लड़ाई हुई 40 लाख रुपए कहाँ से दे दूं। ये कहता है जो मर्जी हो, हमारी तो डील हुई थी। फिर इनको आता है गुस्सा, तो ये कंपनी के साथ मिल जाते हैं, कंपनी से मिलकर आक्रमण करते हैं। इस तरह से रोहिला वॉर जो है वो भी इसी टाइम पीरियड पर हुई थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी कलकत्ता में 1774 में, 1+3 जजेस के लिए वहां पे स्टैब्लिशमेंट वगैरह करी गई थी, वो आपको बताया हुआ अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो। फिलहाल आपको इनके टाइम पीरियड पर क्या क्या होता है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ वो समझते जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट कलकत्ता में हुई 1774 में, वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर हुई थी। जो शादी में टैक्स वगैरह लगा करता था उसको खत्म कर दिया था। एंग्लो मराठा वार हुई थी, पहली एंग्लो मराठा वार, दूसरी एंग्लो मराठा वार इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई थी। भगवत गीता की बात करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया था, इसी टाइम पीरियड पे करा गया था। चार्ल्स विल्किंस की बात करेंगे, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा इसे कहा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था भगवत गीता को। और एक पावरफुल मोटिवेशनल बुक है, हो सकता है आपने पढ़ी हो ना पढ़ी, लेकिन पढ़नी चाहिए वैसे। एबोलिशन ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट मैंने आपको बता दिया। फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो एशियाटिक सोसाइटी थी बंगाल की, इसकी फाउंडेशन इसी टाइम पीरियड पर हुई थी, टाइम था 1784 का। और फाउंडेशन करी किसने थी, फाउंडेशन तो करी थी सर विलियम जोन्स ने, लेकिन वारेन हेस्टिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और मैंने कहा ना भगवत गीता की चार्ल्स विल्किंस ने ट्रांसलेशन करी थी। चार्ल्स विल्किन की बात करें, ये भी फाउंडिंग मेंबर आप कह सकते हो इस सोसाइटी के, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 1784 में फॉर्मेशन हुई थी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये। फिर दीवानी और फौजदारी अदालत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज करी गई थी, स्टार्ट करी गई थी। तो इस तरह से और भी बड़े सारे काम थे जो इस टाइम पीरियड पर हुए थे, लेकिन मेन जो भी पॉइंट है वो मैंने आपसे डिस्कस करे। आप इनको अपने हिसाब से नोट्स वगैरह बना लो जैसे भी करना है, क्योंकि ये एक गवर्नर जनरल, इसके बाद और भी गवर्नर जनरल आएंगे। फिर आपको पता है 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, खत्म हुआ था, फिर नई पोजीशन आई थी जिसे हम वायसराय के नाम से कहते थे। फिर वो वायसराय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो लॉर्ड कैनिंग हो, चाहे जो मर्जी हो, वो वायसराय वगैरह करने। तो ये अलग से नोट्स बनने चाहिए आपके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आएगा और कहीं से आए ना आए, यहाँ से मैक्सिमम होते हैं चांसेस आने के, और हम ये इसी तरीके से नहीं पढ़ते, वही हम गलती करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैंने आपको पहले पढ़ाया, जैसे उनकी एंट्री कराई है मैंने, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आपको पढ़ाया, फिर बाकी आगे पढ़ाता जाऊंगा, वो तो ठीक है, वो है हिस्ट्री समझने के लिए। लेकिन कंपीटिटिव की तैयारी करने तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो, गवर्नर जनरल वायसराय के हिसाब से, वो और बेटर रहने वाला है। और मैं आपको दोनों ही तरीके पढ़ा रहा हूँ, उससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको कैसे पढ़ना है वो भी समझ आएगा। तो फिलहाल यही कहूंगा, वीडियोस को बस शेयर करते जाना। सब्जेक्ट या नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये भी हालांकि ट्रिक्स की आपसे कराऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी ने वीडियो को स्किप करा है तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि ये वीडियो आप देख रहे हो जेके लेटेस्ट इन्फो चैनल पर, और जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही, ये जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो। इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन करना, आने वाले टाइम पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है उस टेलीग्राम ग्रुप से। और ऑलरेडी कई तरह का स्टडी मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है, जो आप जाके फाइल सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स वगैरह और अच्छे से तैयार कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको रिवीजन वगैरह आपको अच्छे से करनी है तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज आप इसे कह सकते हो वो लॉन्च करी गई है, डेली रिवीजन टेस्ट आपकी लॉन्च करी गई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलता है। आप कमेंट सेक्शन में जाके वो ज्वाइन कर सकते हो। और वो हालांकि उसका प्राइस भी रखा गया, लेकिन प्राइस सिर्फ 99 रुपीज ही रखा गया है। आपको सिर्फ एक ही बार पेमेंट करनी है, और उसमें सभी टेस्ट जो भी मैं पढ़ाता जाऊंगा उसके टेस्ट वहां पर ऐड होते जाएंगे। आपने जो भी पढ़ा उसकी रिविजन कर लो, या जैसे आपने डे 1 पढ़ा था, डे 1 का मैं टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, अब डे 5 तक पहुंच गए हो, अब डे 1 का चेक करना याद है भी नहीं है, वो दोबारा जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर लो।
दोबारा से फ्रेश टेस्ट ओपन होगा, आपको रैंकिंग पता लगेगी, लीडर बोर्ड सामने आएगा, नेगेटिव मार्किंग वहां पर होगी, तो आपको वहां से क्लैरिटी भी मिलेगी, जो आप पढ़ रहे हो वो आपको वाकई में समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा, या फिर आगे बढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ, वो वाला कंसेप्ट तो नहीं लगा रहे। और प्राइज रखने का फंडा इसके पीछे है कि जो सीरियस एस्पिरेंट के सीरियस कैंडिडेट होंगे वही वहां पर जाएंगे, कोई फालतू वाला वहां पर नहीं जाएगा। और हाँ, वहां पर आप जैसे ही वो ज्वाइन करते हो आप अपने आप ही ग्रुप में ऐड हो जाते हो, तो उस ग्रुप में जो भी ऐड होता जा रहा है वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकता है। कोई डाउट आता है आप उस ग्रुप में पूछो, दूसरे बच्चे आपकी हेल्प करेंगे, जब कोई नहीं कर पाएगा तो मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। तो इस तरह से वो भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो फिलहाल आज हम स्टार्ट करेंगे, डेज हमने स्टार्ट किए हुए थे अप्रैल मंथ तक के जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे हमने कवर करे। आज नेक्स्ट मंथ मई की बात करेंगे, इसके जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो कवर करने कोशिश करूंगा, कुछ ट्रिक्स बना सकूं, आपको समझा सकूं, जो भी ट्रिक्स मैंने बनाई है वो उसकी हेल्प से आपको कवर करवा सकूं। बाकी आपको नहीं सही लगेगा आप अपने हिसाब से याद करना, लेकिन सभी के सभी डेज याद करने हैं। ये मंथ के 1 2 3 4 5 6 7 ही इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद करें, डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए आपको। यहाँ पे तरीका क्या बनाया, मई में माँ आपको देखने को मिलता, तो माँ वर्ड जो है इसके हिसाब से यहाँ पर मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। फर्स्ट मई को क्या है, इंटरनेशनल लेबर डे है ना। तो जब आपको अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं, जब लेबर का काम करना पड़ेगा, जब लेबर का काम करोगे तो पहले दिन ही आपको माँ की याद आएगी, पहले दिन ही आपको माँ की याद आएगी जब आपको लेबर वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, लेबर का काम करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज्यादा होती है, तो आपको पहले दिन ही माँ की याद आ जाएगी। इस तरह से आप समझना। तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। बाकी एमए से मैं पढ़ रहा, एमए से महाराष्ट्र पढ़ रहा है, तो महाराष्ट्र डे भी कब आ गया, 1 मई को। लेकिन सर में गुजरात की बात करेंगे, गुजरात वाला डे भी 1 मई को आ जाता है। 3 दिन है 1 मई को, बड़े इंपॉर्टेंट आपको याद करने होंगे। फिर 3 मई को होता है प्रेस फ्रीडम डे। अब ये कैसे याद करोगे, बाकी डेज भी पढ़ लेता हूँ पहले। 8 मई को है रेड क्रॉस डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे, 16 मई को नेशनल डेंगू डे, 30 मई को गोवा स्टेटहुड डे, और 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे, इसे एंटी टोबैको डे के नाम से भी जाना जाता है। अब ये हमने कवर कर लिया। 3 मई की बात करेंगे, प्रेस फ्रीडम डे होता है। अब इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि प्रेस को कहा जाता है फोर्थ पिलर है ना, फोर्थ पिलर प्रेस को कहा जाता है। और 1 मई को तो अपने सारे दिन ऐड कर दिए, तो फोर्थ पिलर बनने के 3 आपको और ऐड करना पड़ेगा। तो 3 मई को आप चले गए, तो 3 और 1 4 बन गया ना, फोर्थ पिलर आ गया। तो प्रेस फ्रीडम डे कब आ गया, 3 मई को। इस तरह से याद कर सकते हो, बाकी जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। 8 मई को रेड क्रॉस डे, तो आप इसको ऐसे याद रखना, रेड मतलब ब्लड है ना, ब्लड को माँ कभी भी पसंद नहीं करती है, हमेशा से क्रॉस करती है। तो रेड क्रॉस डे भी मई के महीने में आ गया। अब 8 आपको कैसे याद करना है वो अपने हिसाब से देखो। हाँ, 8 आप ऐसे याद कर सकते हो, 2 2 4 1 5 और 3 8। 8 आप ऐसे बनाया, मेरे से कुछ बना नहीं है अभी, तो 5 और 3 8। 8 मई को रेड क्रॉस डे आ गया। 12 मई को होता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। अब ऐसे करके 12-12 महीने या 12-12 महीने मतलब साल हो गया, तो 12-12 महीने माँ जो है वो नर्स की तरह तुम्हारे सामने ट्रीट करती है, नर्स की तरह तुम्हारी टेक केयर करती है। तो 12-12 महीने माँ जो तुम्हारी नर्स की तरह देखभाल करती है। तो इस तरीके से 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे होता है, इस तरीके से याद कर सकते हो। बाकी 16 मई को आता है नेशनल डेंगू डे। अब इसकी ट्रिक कैसे बनाओगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि 16 मई को नेशनल डेंगू डे होता है, इसकी ट्रिक की जरूरत है, आप दिमाग लो क्या इसकी ट्रिक बन सकती है, कमेंट सेक्शन में कर दो। 30 मई को गोवा स्टेटहुड डे। अब महीने का एंड हो रहा है, महीने के एंड में जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, माँ बच्चों को क्या समझाती है कि बेटा दोस्तों के साथ गोवा मत जा, बिगड़ जाएगा, गोवा मत जा बिगड़ जाएगा। तो महीने के एंड में, क्योंकि बच्चों को बड़ा माँ ने देखा लास्ट में समझा रही है कि भैया बच्चा गोवा मत जा, दोस्तों के साथ बिगड़ जाएगा। तो 30 मई को माँ ये बात समझा रही है, और 31 मई को तंबाकू की बारी आएगी। माँ ने पहले कहा था बिगड़ जाएगा, तो तंबाकू खाना स्टार्ट कर दिया। अब माँ कहती बेटा तंबाकू मत खा, तंबाकू मत खा। तो वर्ल्ड नो तंबाकू डे। 30 मई को गोवा जाने से मना किया दोस्तों के साथ, और 31 मई को माँ बोले तंबाकू मत खा। तो इस तरीके से गोवा स्टेटहुड डे और वर्ल्ड नो तंबाकू डे। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो कवर करें। उम्मीद करता हूँ ट्रिक अच्छी लगी होगी, नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, याद तो आपको करना ही करना, अच्छा लगे बुरा लगे, जब बाद में सैलरी मिलेगी तब तो अच्छा लगेगा ना। और अगर आपको सैलरी चाहिए तो सैलरी तो फ्री में मिल नहीं जाएगी, सैलरी में मेहनत करनी पड़ेगी, और बाद में जाके भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप अभी नहीं मेहनत कर पाओगे एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो ये मत सोचो कि बाद में मेहनत कर लोगे, बाद में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ इतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन तब आपको एफर्ट लगाने के पैसे भी मिलेंगे, सैलरी भी मिलेगी, इसलिए आपको मजा आने वाला है। तो इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को एंड करूंगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए,
प्लेलिस्ट बनी है, सबको बताइए कि यहाँ पर एक कोर्स चल रहा है कंप्लीट कोर्स के नाम से, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। तो आपका ये बनता है, फर्ज बनता है कि आप भी सब तक पहुंचाओ। यह कंप्लीट कोर्स वहाँ पे स्टार्ट करेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूट्यूब पे फ्री कोर्स चल रहा है, वहां पे जाकर तैयारी कर सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।